किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ ये नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के किसान हैं और अभी तेलंगाना से 20 किसान आने वाले हैं। हर रोज़ 2-4 किसान हमारे पास आते हैं और जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और सुनते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ जाना ज़रूरी है। मित्र, मैं प्रयास कर रहा हूँ देश के 14 करोड़ किसानों को जगाने का, क्योंकि आज देश का किसान संकट में तो है। खेती करने वाला किसान नाना प्रकार की फसलें बोता है और अधिक उत्पादन की चाहत में उसको ढेर सारे उर्वरक डालने पड़ते हैं और कीड़ा मारने की दवा डालनी पड़ती है, बीमारी मारने की दवा डालनी पड़ती है, खरपतवार मारने की दवा डालनी पड़ती है। अब ये सज्जन जो मेरे साथ हैं, ज़रा इनकी बात सुन लीजिए। सोयाबीन के किसान है और यहाँ क्यों आए हैं, बताइए आप। सर, मेरा नाम संतोष कुमार किरार है। मैं ज़िला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे यहाँ सर सोयाबीन खेती होती है तो आज 20% हुई बची है सर, और वो भी खरपतवार नाशी डालते हैं, कीटनाशी डालते हैं तो भी नहीं हो पा रही सर। खाद भी बहुत डालते हैं। चलिए मित्र, खेती का एक सत्य बता रहा हूँ आज। हालांकि कोई सत्य बताता नहीं है। खेती में किसान को कोई सत्य नहीं बताता, क्योंकि सारे लोग जानते हैं जो किसान के साथ बिजनेस में हैं, चाहे फर्टिलाइज़र बेचने वाले हों, पेस्टिसाइड बेचने वाले हों, कृषि यंत्र बेचने वाले हों, कंसोर्सिया बेचने वाले, जो भी बेच रहा है कुछ, वो किसान को सत्य नहीं बताता। उसका कारण है कि वो ये समझता है कि किसान अगर खेती का सत्य जान जाएगा तो किसान के साथ बिजनेस करने वालों की दुकानों में ताले लग जाएंगे। मैं विनोद कुमार सचान अक्सर आपको इस तरीके की बात बताता हूँ। देखिए मित्र, खेती में कोई भी फसल बोते हैं तो ढेर सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि फसल ग्रोथ नहीं कर रही है। फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को लेकर के पहली प्रॉब्लम है कि साहब अगर डीएपी नहीं डालेंगे, अगर यूरिया नहीं डालेंगे, अगर सल्फर नहीं डालेंगे, अगर जिंक नहीं डालेंगे तो साहब फसल मेरी ग्रोथ नहीं करेगी। दूसरी समस्या है कि साहब अगर हम खेत में फसल में जो खरपतवार उगे हैं, अगर मैं उनको नहीं मारूंगा तो साहब फिर हमारी फसल नहीं होगी। हर प्रकार की फसलों में 2-3 प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो किसान को पता है कि अगर ये बीमारी की दवा फंजीसाइड नहीं डालूंगा तो मेरी फसल नहीं होगी। हर फसल में 1-2-3 प्रकार के कीड़े लगते हैं, तो कीड़ा मारने की दवा डालना भी उसकी मजबूरी है। मित्र, ऐसा करते 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 किसान सोचता है कि मैं आगे निकलूँगा, मेरी आमदनी बढ़ेगी, मेरी उत्पादन बढ़ेगी, लेकिन हो क्या रहा है? ये सारे केमिकल हमारी धरती की बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना। बात को, हमारी धरती की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें जैविक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं। ये फर्टिलाइज़र, ये पेस्टिसाइड, ये भारी भरकम यंत्र हमारी ज़मीन की बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे यही केमिकल हमारे ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहे हैं। अब समस्या, ये जितनी भी प्रकार की समस्याएं खेती में, लाइलाज बीमारियां हैं। जैसे आदमी में कैंसर है ना, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बेशक आप ज़मीन बेच डालो। ठीक इसी प्रकार फसलों में आने वाली जितनी भी प्रकार की समस्याएं, इनका कोई निदान नहीं है। मित्र, हम अगर केमिकल में, फर्टिलाइज़र में समस्याओं का समाधान खोजेंगे तो समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि समस्याएं विकराल होती जाएंगी और किसान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। फिर क्या करे किसान देश का?
कैसे कर्ज से मुक्ति पाए, कैसे उसके बच्चे हंसें, कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान आए, कैसे उसकी जेब में भी 2 पैसा रहें, कैसे उसका जो उसके ऊपर जो बैंक का कर्जा है वो कैसे चुके। मित्र, मैं आपको बताऊं कि हमें कुछ नहीं करना। एक्चुअली क्या है कि किसान को जो काम करना चाहिए वो किसान नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। और कर क्यों रहा है? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज ने किसान को यहाँ लाके खड़ा किया है। सब जानते हैं कि अमुक प्रकार की टेक्नोलॉजी नेचर को, किसान को बर्बाद कर रही है, सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न है अपने लालच का, अपने स्वार्थ का। सब स्वार्थ में लिप्त हैं। ना प्रकृति को कोई सही करना चाहता है, ना कोई किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। हाँ, किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के नाम पर उसको लूटने का प्रयास निरंतर जारी है। तो मैं देश के 14 करोड़ किसानों से अक्सर निवेदन करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, जब मैं इस तरीके की बातें करता हूँ, यूट्यूब में वीडियो अपनी डालता हूँ, तो 100 कमेंट्स करने वालों में 3, 4, 5 कमेंट करने वाले ऐसे भी मिलते हैं कि ए बाबा जी, देश भूखों मर जाएगा। पता नहीं आपको, 1950 में देश भूखों मरता था। अगर ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बंद कर दिए गए ना, तो देश भूखों मर जाएगा। अब पता नहीं उनके दिमाग में कचड़ा कहाँ से आ गया। और फिर मैं इसी के विरोध में क्या बोल देता हूँ कई बार, कि देश का जो व्यक्ति ये कहता हो कि अगर फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बंद कर दिए जाएंगे तो देश भूखों मर जाएगा, वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, या वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, वो केमिकल इंडस्ट्री की वकालत कर रहा है। बस 2 में से एक बात है, या तो अज्ञान है या वो केमिकल लॉबी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मित्र, खेती की उपज का सीधा सीधा संबंध धरती माता से है। जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ अक्सर। आपके गांव में बहुत सारे लड़कों की शादियां होती हैं, नई नई बहुएं आती हैं। अब एक शादीशुदा व्यक्ति है, तो उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट तो होगी। जब प्रेग्नेंट होगी तो फिर बच्चा भी होगा। मित्र, आप नज़र उठा के अपने गांव में, आस पड़ोस में देख लेना, एक कहानी बहुत मार्मिक है। एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके सास ससुर को और उसके हस्बैंड को ये माँ की महिमा, माँ की बात नहीं पता कि माँ क्या होती है। उसके साथ गाली गलौज हो रहा है, उसके साथ मार पिटाई हो रही है। माँ के पेट में बच्चा है, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अरे ठीक है, जैसा मिल गया, खा लिया, कम खाया ज़्यादा खाया, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब वो 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आएगा। ये बच्चा 100% बीमारी लेके बाहर आएगा। इसको 2 बीमारियां होंगी, एक शारीरिक बीमारी और एक मानसिक बीमारी। कारण उसकी माँ पूरा 9 महीना मानसिक रूप से बीमार रही है। जो गाली खाई है, जो मार खाया है महिला, वो मेंटली जो है ना पीड़ित है। दूसरा, उसको भोजन नहीं मिला, तो बच्चे को पेट से ही कुपोषण है। अब ये बच्चा बाहर आ गया। अब जिस सास ससुर को उस बहू से मोहब्बत नहीं थी, उनको नाती से बहुत मोहब्बत है। अब नाती बीमार है, रोता है, सुखाना रोग लगा हुआ है, कभी हंसता ही नहीं है। तो ये सास ससुर और उसका बाप इस बच्चे को लेकर के कभी उस ओझा के यहाँ, कभी उस जोशी के यहाँ, कभी उस मौलवी के यहाँ, कभी उस पंडित के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ लेके घुमा करते हैं। अभी भी इनके दिमाग में ये नहीं बात आ रही है कि इस बच्चे का संबंध इसकी माँ से है। क्योंकि बच्चा अभी माँ के आंचल का दूध पीता है। माँ के आंचल में जो दूध है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो खाना खाती ही नहीं है, उसको इतना भोजन पौष्टिक मिलता ही नहीं है कि दूध बन सके।
दूसरा मानसिक रूप से वो और पीड़ित है। तो उसके जो बच्चा दूध पीता है उस दूध की कमी है और उसमें पीड़ा के भाव हैं। इस बच्चे को फिर ऊपर से पाउडर का दूध पिलाया जाता है और हार्लिक्स और बॉर्नविटा दिया जाता है। अब उसके बाप, बच्चे के बाप को और उसके दादा को और उसकी दादी को अभी भी अकल नहीं आ रही है कि बच्चा बीमार है, तो ये चूँकि माँ से एक संबंध है इसका अभी, अगर इसकी माँ को मैं खुश कर दूँ, माँ को स्वस्थ कर दूँ तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ये तीनों बेवकूफ़ आदमी उस बच्चे को, मैंने फिर बोला, डॉक्टर के यहाँ, जोशी के यहाँ, मौलवी के यहाँ और पंडित के यहाँ और शास्त्री के यहाँ और तांत्रिक के यहाँ घुमाते फिरते। मित्र, ठीक यही हाल, सेम टू सेम हाल आज खेती का है। हमारी फसल बीमार है, हमारी फसल में कीड़ा है, मेरी फसल बढ़ नहीं रही। कारण है कि माँ के पास सामर्थ्य नहीं है, माँ दुखी है, माँ फसल को पोषण नहीं दे रही है, माँ स्वस्थ नहीं है, इसलिए फसल बीमार है। माँ के ऊपर की, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी वीक हो चुकी है, इसलिए कीड़ा लग रहा है। और माँ के पास सामर्थ्य नहीं, इसलिए फसल बढ़ नहीं रही, अच्छे फूल नहीं आ रहे, अच्छे फल नहीं आ रहे। देश के 14 करोड़ किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, और अगर समझ में किसी के आ भी रही है तो ये पेस्टिसाइड बेचने वाले, फर्टिलाइजर बेचने वाले उसको समझने नहीं दे रहे। और क्या हो रहा है, साहब मेरी फसल बीमार है, हाँ तो वो जा रहे हैं हम 45 लेने। साहब मेरी फसल बीमार है तो जा रहे हैं वो कोराजिन लेने। साहब कीड़ा लगा है तो जा रहे हैं ये इंसेक्टिसाइड लेने। साहब घर पतवार बहुत उगा तो जा रहे हैं वीडीसाइड लेने। मित्र, ये कब तक चलेगा? मैं विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कहता हूं कि फसल में आने वाली जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे फसल की बढ़वार को लेके हो, फसल में फ्लावरिंग को लेकर के हो, फसल में बीमारी को लेके हो, फसल में कीड़े को लेकर के हो, दुनिया में कोई सूरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ कि जो फसलों की, किसान की किसी भी समस्या का समाधान करने में समर्थ हो। मित्र जागिए, मां समर्थ है। मां, धरती मां को अगर मां मान लेंगे और धरती मां की प्रॉपर्टीज को सुधारने की व्यवस्था को समझ लेंगे तो चुटकी बजाते समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और जो लोग ये कहते हैं कि देश भूखों मर जाएगा, ऐसे लोगों को मैं समझा दूं कि अभी देश की जमीनों में जीवांश कार्बन मात्र 0.3% है, और कार्बन है, जीवांश नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की जांच में जो लिखा जाता है ना कि जीवांश कार्बन, हिंदुस्तान की लैब में, किसी भी लैब में कार्बन की जांच होती है, जीवांश की नहीं होती। जीवांश कार्बन एक बहुत पुराना शब्द है जो चला आ रहा है। चूंकि जमीन में जब पेस्टिसाइड डाले तो जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सब मर चुके हैं, तो जीवांश कहाँ है? वहां पर कार्बन है। फसलों का मुख्य भोजन है जीवांश। जीवांश तब बनेगा जब जीवाणु होंगे। अभी तो आपने सोयाबीन में जो जो केमिकल डाले हैं ना जमीन में, उससे तो जमीन के जीवाणु सब मर गए। अब जमीन में जो घास फूस, तना, पत्ती, फल सड़ा पड़ा था, जो भी छूट गया सोयाबीन की हार्वेस्टिंग के बाद, उसको कौन डिकम्पोज करेगा, कौन जीवांश बनाएगा जब वहाँ जीवाणु है ही नहीं कोई। इसलिए समस्या बढ़ती जा रही। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़मीन की सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको जैविक गुण कहते हैं। जैविक गुण का मतलब है इस धरती के नीचे, धरती के अंदर नाना प्रकार के जीव जंतु विचरण करते हैं। चींटी है, चीटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, केचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, जितने भी हैं वो अगर जिंदा हैं तो सुन लेना, जमीन में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इस संपूर्ण नेचर में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ नेचर को बनाने वाली हैं और कुछ नुकसान करने वाली हैं। जो नुकसान करने वाली हैं, परमात्मा का या प्रकृति का एक विधान है। जैसे मैं कहता हूँ जंगल में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि निगेटिव पैथोजन नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव पैथोजन निगेटिव पैथोजन पर कंट्रोल बना के रखते हैं। जंगल में पत्ती काटने वाले कीड़े हैं, लेकिन पत्ती काटने वाले कीड़ों को डिस्ट्रॉय करने वाले भी दूसरी चीज़ें हैं।
मित्र, भगवान की व्यवस्था में सब कुछ है, लेकिन अगर हम भगवान की व्यवस्था को ठीक बनाए रखें तो खेती में कोई समस्या नहीं है। जैसे आज के 70 ईयर पहले, 70 साल पहले, 70 साल पहले ना तो कोई ट्यूबवेल था, ना बोरिंग था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना वैज्ञानिक थे, ना ये था, ना वो था, ना फर्टिलाइजर थे, ना पेस्टिसाइड थे। खेती कैसे हो रही थी? यहाँ पर कई लोग कहते हैं तो 10 देश भूखों मर रहा था। तो मैं कहता हूँ इतिहास उठाइए आप, 17वीं शताब्दी में चले जाइए, कहाँ देश भूखों मर रहा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत पुरोहित राष्ट्र था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, भारत सबसे धनवान अर्थव्यवस्था में सबसे मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कहाँ था ये सब? नहीं था ना। क्यों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? क्योंकि तब मेरे फोर फादर खेती को जानते थे, खेती का पूरा ज्ञान था। और अब खेती का पूरा अज्ञान है। फर्टिलाइजर फसल बढ़ नहीं रही तो किसने कहा यूरिया डालो? ये किसी ने क्यों नहीं कहा इसमें कार्बन बढ़ाओ? खेत में फूल, किसी पौधे में फूल नहीं आ रहे तो ये किसने कहा कि ये ग्रोथ प्रमोटर डालो? ये क्यों नहीं कहा धरती माता को ठीक करो? मित्र, धरती माता को ठीक करना, धरती माता के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना, बस यही आपका कर्तव्य है। ये कर लिया तो फिर भगवान कहता है, प्रकृति कहती है, पुत्र तुम चद्दर ओढ़ के सो जाओ, हम सब कर लेंगे। करने वाला तो भगवान ही है ना, हम तो केवल मैनेजर हैं मित्र। और मैनेजर को चाहिए कि मैनेजमेंट करे। आज का मैनेजर क्या करता? मिसमैनेजमेंट करता है, यानी उसे जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। तो क्या कर रहा है? 4 टन का ट्रैक्टर दौड़ा रहा 10 बार तो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो जा रही है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर डाल रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लॉस हो जा रही हैं। पेस्टिसाइड डाल रहा है तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही हैं। मित्र, बच्चों के लिए, अपनी आने वाली संतानों के लिए भी कुछ सोचना है ना। और लालच में फंस करके, बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला, लालच में नहीं फंसना। विनोद कुमार सचान कहते हैं कि आप केवल खरपतवारों को मत मारिए, एक मैनेजमेंट है, बुआई का तरीका बदलिए, समय बदलिए और खरपतवारों को हाथ से उखाड़ के मैनेज करिए, खुरपी से निराई गुड़ाई करिए। और बता दूं खरपतवार की कहानी कि एक किसी ने सोयाबीन बोया, मक्का बोया, गन्ना बोया, धान बोया, गेहूं बोया, जो कुछ भी बोया, ध्यान रखना आपकी क्रॉप के ऊपर जो खरपतवार हैं वो केवल डेंजरस हैं, उनको उखाड़ के वहीं डाल दो। जो आपकी मुख्य फसल के नीचे खरपतवार हैं उनकी टेंशन ही मत करो। 80% खरपतवार फसल के नीचे रहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपकी फसल को। जो खरपतवार फसल के ऊपर आते हैं वो थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, तो उनको उखाड़ के फेंक दो, ठीक है ना। बहरहाल तय करना है कि मुझे वीडीसाइड नहीं डालना है। ध्यान रखना मित्र, ये खरपतवार माँ ने उगाए हैं और इनके यहाँ पर होने का कोई ना कोई मकसद है, इसलिए इनको मारना नहीं है, मैनेजमेंट करना है। वीडीसाइड डाल के ख़त्म करना है, मैनेजमेंट नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। ज़मीन में जिस दिन पॉजिटिव पैथोजन ढेर सारे हो गए नाना प्रकार के, उस दिन आपकी फसल में मिट्टी से जन्म लेने वाली कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। अगर खेत के आसपास पेड़ हैं, चिड़ियां आ गई तो कोई कीड़ा लगेगा ही नहीं। अगर धरती में जीवांश कार्बन बढ़ करके 1% हो गया तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसान 1 रुपए का भी निवेश बाजार से ला के नहीं डालेगा ज़मीन में, उस दिन वो धनाढ्य बन जाएगा। अभी क्या है, आपके यहाँ सोयाबीन 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल जो कुछ भी होगा, लागत कितनी आ गई है? उससे दुगनी की सर, उससे 2 गुनी की। इसलिए कर्जा आप पटा नहीं पाओगे। कभी कभी किसान की फसल में घाटा नहीं होता, थोड़ा सा मुनाफा होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर फसल के उत्पादन बेच करके हमको मुनाफा होने लगे तो किसान कर्जा पटा देगा, ठीक है ना मित्र। तो मैं क्या कहता हूँ, 2 चीज़ें हैं ज़मीन में। सबसे पहली चीज़, कैसे इसमें कार्बन बढ़ा दें और कैसे इसमें जीवांश बढ़ा दें, जीवाणु। तो मैं अक्सर कहता हूँ ज़मीन में आपको कार्बन अधिक से अधिक ऐड करना है, और कार्बन का स्रोत है गोबर की खाद, आपका अपना मलमूत्र, फसलों के अवशेष और उगे हुए खरपतवार। यही मेन चीज़ है।
ये बीडी साइड से मत मारिए और फसलों के अवशेष खलिहान में मत जलाइए, बेचिए नहीं और फेंकिए नहीं। ये सब खेत को रिटर्न करिए और खेत में केवल जीवामृत, वो भी जंगल की मिट्टी का जीवामृत, ध्यान रखना। अभी जो जीवामृत का जो प्रोपोगंडा चल रहा है ना, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है। आज देश में जो 4.5 लाख 5 लाख के आसपास किसान हमसे जुड़े हैं, वो सब उस वाले जीवामृत से उबने के बाद यहाँ आए हैं। और हर व्यक्ति कहता है, और उसका प्रचार करने वाले भी यही कहते हैं, 1 एकड़ में अपने लिए करो। भाई मैं तो कहता हूँ विनोद कुमार चांद की अगर 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ में मेरी बात मानिए और पैदावार अगर एक आना भी गिर जाए तो मुझसे बात कर, बस मेरी पूरी बात समझ लो। बारिश के दिनों में जीवामृत 100% डालना है खेत में। जमीन जब जिंदा हो जाएगी, माँ जब जाग जाएगी तो कुछ वर्किंग पोजीशन में आएगी। इस धरती को मैं शिव कहता हूँ और वनस्पतियों को माँ पार्वती कहता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का विरोध है। सस्य विज्ञान की परिभाषा में कहा गया है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे कि हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और आज की टेक्नोलॉजी बताने वाले सारे वैज्ञानिक जानते हैं, वो कहते हैं मेरी फसल की पैदावार बढ़ जाए, ज़मीन मरती हो तो मर जाए। यार ये शाश्वत सत्य है कि ज़मीन हमारी माँ है और ये निरंतर आने वाली पीढ़ियों का पेट भरेगी। अब इसी को मार दोगे तो क्या होगा। तो मित्र ध्यान रखिए, जीवामृत का प्रयोग करना है, ज़मीन में कार्बन बढ़ाना है और खेत की मेड़ों के आसपास पेड़ लगाने हैं, पशु पालना है और मोनोकल्चर से बचना है। मोनोकल्चर का मतलब जैसे सोयाबीन की खेती पूरे इलाके में हो रही है, गलत है। सोयाबीन भी होगा, उर्द भी होगा, तिल भी होगा, मक्का भी होगा, ज्वार भी होगा, बाजरा भी होगा, सब कुछ होगा। रबी आएगी तो केवल गेहूं बोएंगे लोग, गेहूं भी होगा, जौ भी होगा, चना भी होगा, मटर भी होगा, मसूर। बायोडाइवर्सिटी तब मेंटेन होगी जब फसलों की बायोडाइवर्सिटी आप मेंटेन करेंगे। और मोनोकल्चर में जो बीमारियां आएंगी वो बढ़ती चली जाएंगी, उनका कोई इलाज नहीं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।